डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बांग्लादेश से। बांग्लादेश के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के उद्घाटन पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए पद्मा और जमुना नदियों के माध्यम से ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण कार्य आवामी लीग के सत्ता से बाहर होने के साथ ही रुका हुआ है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से हटने के साथ ही इस ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण कर रही भारतीय कंपनी ने साइट छोड़ दी है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर हमद जाहिदुल हसन के अनुसार ट्रांसमिशन लाइन के बिना $12.65 बिलियन के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का चालू होना संभव नहीं है। पावर ग्रिड कंपनी बांग्लादेश PGCB के अनुसार देश के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र से राष्ट्रीय ग्रिड तक पावर ट्रांसमिशन के लिए पद्मा और जमुना दोनों में 16 किलोमीटर नदी क्रॉसिंग लाइन सहित कुल 669 किलोमीटर ग्रिड लाइन की आवश्यकता है। दोनों नदियों के पार ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का काम मुख्य रूप से किया जा रहा है, लेकिन इस पर काम ठीक से नहीं चल पाया है। रूपपुर ट्रांसमिशन लाइन के लिए नदी क्रॉसिंग लाइन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद डेलवर हुसैन के अनुसार पद्मा नदी क्रॉसिंग लाइन का केवल 38% काम पूरा हुआ है, जबकि जमुना नदी क्रॉसिंग लाइन पर प्रगति 25% से भी कम है। भारतीय कंपनी ट्रांस रेल लाइटनिंग को $524 मिलियन में नदी क्रॉसिंग लाइन के निर्माण को ठेका मिला है। इस कंपनी को पद्मा में 2 किलोमीटर सिंगल सर्किट 400 kV लाइन और 7 किलोमीटर डबल सर्किट 400 kV लाइन और जमुना के माध्यम से एक और 7 किलोमीटर 230 kV लाइन का निर्माण करना है। रूपपुर प्रोजेक्ट और PGCB अधिकारियों के अनुसार 3 नदी क्रॉसिंग लाइनों में से ट्रांस रेल ने अक्टूबर तक पद्मा नदी में 400 kV नदी क्रॉसिंग लाइन के 2 किलोमीटर को पूरा करने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि रूपपुर बिजली संयंत्र की यूनिट 1 से बिजली का संचार किया जा सके। हुसैन ने कहा कि पद्मा में पानी के भारी प्रभाव के कारण जुलाई के मध्य से निर्माण कार्य रोकना पड़ा। उन्होंने कहा इसके बाद बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अधिकांश श्रमिक और विशेषज्ञ जो सभी विदेशी नागरिक हैं अपनी सुरक्षा को लेकर डरने लगे और देश छोड़कर चले गए। PGCB के अनुसार 100 भारतीयों और 30 इंडोनेशियाई लोगों सहित लगभग 150 विदेशी श्रमिक नदी पार करने वाली लाइनों में काम कर रहे थे। हुसैन ने कहा उनमें से अधिकांश अभी भी वापस नहीं आए हैं, इसलिए काम फिर से शुरू होने का संकेत नहीं है। काम कब तक पूरा होगा इसके लिए समय सीमा देना मुश्किल है। रूपपुर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद हसन ने कहा कि ग्रिड लाइन का काम पूरा करना अब मुख्य प्राथमिकता है। मूल कार्यक्रम के अनुसार रूपपुर की पहली यूनिट 2023 में और दूसरी यूनिट 2024 तक शुरू होनी थी। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार यूनिट 1 दिसंबर में शुरू होनी थी, लेकिन ग्रिड लाइन की खराब प्रगति से संकेत मिलता है कि समय सीमा पूरी नहीं होगी। 1200 मेगावाट क्षमता का विद्युत संयंत्र जो रूस से प्राप्त $11.38 बिलियन की रियायती ऋण से निर्मित किया जा रहा है, आवामी लीग सरकार की एक प्रमुख मेगा परियोजना है। आइए दूसरी खबर भी जो है वो बांग्लादेश से है। बांग्लादेश का एक कट्टरपंथी मुफ्ती भारत में घुस चुका है। मुफ्ती महमूदुल हसन जुबैर उर्फ मुफ्ती जुबैर रहमानी का संबंध कट्टरपंथी समूह अंसारुल्लाह बांग्ला टीम ABT के प्रमुख के साथ है। वो भारत विरोधी प्रचार में शामिल रहता है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि 5 सितंबर को पश्चिमी बंगाल में हरिदासपुर सीमा चौकी के जरिए वो भारत में घुसा। अधिकारी अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि वो भारत में कैसे आया और किन गतिविधियों में शामिल रहा। सूत्रों ने कहा कि रहमानी ने दिल्ली में इस्लामी संस्थानों और संबद्ध उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम देवबंद का दौरा किया है। रहमानी पर आरोप है कि वो सोशल मीडिया के जरिए भारत विरोधी प्रचार में शामिल रहा है। वो भारत विरोधी तत्वों, विद्रोहियों, कट्टरपंथियों, भारतीय सामानों के बहिष्कार का समर्थन करता है। सूत्रों ने यह भी आरोप लगाया कि वो भारत से उत्तर पूर्वी राज्यों को अलग करने की मांग में भी शामिल हो गया है। पिछले महीने बांग्लादेश की सत्ता में आने वाली मोहम्मद यूनिस की अंतिम सरकार ने जमात-ए-इस्लामी के कथित प्रभाव में चरमपंथी नेताओं को रिहा कर दिया है। उन्हीं में से एक ABT के प्रमुख जसीमुद्दीन रहमानी को भी रिहा कर दिया गया, जो भारत के खिलाफ जहर उगलता है। हाल ही में उसने भारत को तोड़ने की बात कही थी। शेख हसीना की सरकार में जमात-ए-इस्लामी पर दम लगा था। अंतिम सरकार के कार्यभार संभालने से पहले ही जमात पर 2 अन्य प्रमुख लोगों ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला लाहिल अमन आज़मी और वकील अहमद बिन कासिम की रिहाई प्रभावित करने का आरोप है। दोनों का पाकिस्तान की ISI से घनिष्ठ संबंध है। आज़मी जमात-ए-इस्लामी के पूर्व प्रमुख गुलाम आज़म का बेटा है, जो 1971 में पाकिस्तान के साथ था। आज़मी ने एक बार यह सवाल भी उठाया कि क्या पाकिस्तानी सेना पर नरसंहार का आरोप बनता भी है या नहीं। ऐसी भी खबर आई है कि अगले सप्ताह महासंघ में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में मोहम्मद यूनिस शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसे लेकर रूस ने सवाल खड़ा कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य रूस ने कहा कि बांग्लादेश के संविधान के तहत इस शासन को कोई कानूनी मान्यता नहीं है। वहीं बांग्लादेश की सरकार से अब रूस ने रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए बकाया राशि भुगतान करने को कहा है। हम
टाइफून चक्रवाती तूफान बेबिनका के बारे में बात करें। टाइफून चक्रवाती तूफान बेबिनका सोमवार की सुबह संघाई से टकराया। यह कैटेगरी 1 का तूफान है। इतना खतरनाक तूफान बीते 75 वर्षों से चीन में नहीं आया है। बेबिनका तूफान के चलते संघाई में 151 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल रही है। हालात को देखते हुए संघाई में सभी राजमार्ग बंद कर दिए गए हैं। बस और रेल यातायात को बर्खास्त कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे बेबिनका तूफान संघाई पहुंचा। इससे पहले साल 1949 में इतना शक्तिशाली तूफान आया था, जिसे टाइफून गलोरिया के नाम से जाना जाता है। संघाई, जो चीन का व्यावसायिक केंद्र माना जाता है, वहाँ खतरनाक तूफान आमतौर पर नहीं आते हैं। हालांकि चीन का दक्षिणी इलाका प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहता है। बीते हफ्ते ही चीन के दक्षिणी प्रांत हेनान में यांगी तूफान आया था। कैटेगरी 4 के यांगी तूफान ने चीन में भारी तबाही मचाई थी। चक्रवाती तूफान बेबिनका के चलते संघाई में बीते 2 दिनों में सैकड़ों फ्लाइट रद्द हो चुकी हैं। साथ ही रेल यातायात भी बर्खास्त कर दिया गया है। चीन में इन दिनों त्योहारों की छुट्टियां चल रही हैं। ऐसे में सरकार ने लोगों से घरों के भीतर रहने की सलाह दी है। तूफान के चलते संघाई के कई रिजॉर्ट, म्यूजमेंट पार्क आदि पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। एयरपोर्ट्स पर बड़ी संख्या में फ्लाइट रद्द होने पर बड़ी संख्या में यात्रियों के ठहरने का इंतजाम किया गया है। साथ ही यात्रियों के खाने आदि का भी व्यवस्था की गई है। चीन सरकार ने भी तूफान के हालात से निपटने के लिए तैयारी की हुई है। चीन ने संघाई में हज़ारों की संख्या में राहत और बचाव कर्मियों की तैनाती की है। साथ ही कई जगहों पर राहत कैंप लगाए गए हैं, जहां आपात स्थिति में लोग शरण ले सकते हैं। इस साल यह चीन में आने वाला 13वां तूफान है। चीन के आपदा प्रबंधन विभाग ने चीन के अनहुई प्रांत में लेवल 4 की इमरजेंसी लागू की है। वहीं संघाई और झेंजियांग में लेवल 3 का इमरजेंसी लागू की गई है। रविवार तक संघाई में 4 लाख से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा चुका है। शहर के सभी हाईवे एहतियातन बंद कर दिए गए हैं। बस और फेरी सेवा भी कई जिलों में बर्खास्त कर दी गई है। ये हम बात करें राहुल गांधी की झूठ की बारे में। हाल ही में अमेरिका की यात्रा पर आए एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि भारत में सिखों को अस्तित्व का खतरा है। उन्होंने कहा कि भारत में ये लड़ाई है कि क्या एक सिख पगड़ी और कड़ा पहन सकता है, गुरुद्वारे जा सकता है। इस बयान का समर्थन अमेरिका में स्थित कश्मीरी कट्टरपंथी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी किया है, जिन्होंने इसे एसएफजे के वैश्विक खालिस्तान जनमत संग्रह अभियान का समर्थन बताया। लेकिन यह बयान सच्चाई से बहुत दूर है। भारत में लाखों सिखों की वास्तविकता इसके विपरीत है, जो देश की विविधता में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। प्यू रिसर्च के एक सर्वे के अनुसार भारत के 4 प्रमुख धार्मिक समूहों में सिख औसतन सबसे अमीर हैं। एनएफएचएस के धन सूचकांक के अनुसार लगभग 6 में से 10 सिख परिवार सबसे ऊंचे धन वर्ग में आते हैं। अमेरिका के द डिप्लोमेट एशिया पैसिफिक करंट अफेयर्स मैगजीन के एक लेख ने इन भ्रामक कहानियों को चुनौती दी है। भारत में सिख समुदाय की सही तस्वीर को सामने रखा है। भारत में 20 मिलियन से अधिक सिख हैं और यहाँ सिखों की सबसे बड़ी आबादी है। पंजाब उनका ऐतिहासिक घर, उनकी जीवंत उपस्थिति का प्रमाण है। इस राज्य में जहाँ सिख बहुसंख्यक हैं, वे अपने सांस्कृतिक और धार्मिक अभिव्यक्ति की क्षमता का आनंद लेते हैं। गुरुद्वारे, पूजा स्थल हर जगह है, जो उनके अड़िग विश्वास का प्रतीक है। भारत में सिखों को जनसार या उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ रहा है। सिखों का सरकार, पुलिस और न्यायिक सेवाओं में प्रतिनिधित्व है। वह कई क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उद्यमिता का प्रदर्शन कर रहे हैं। वे आपसी संवाद और सामाजिक कार्य में भी सक्रिय हैं, जो समुदाय को जोड़ने में मदद कर रहे हैं। खालिस्तानी अलगाववादियों द्वारा फैलाए गए नारों को खारिज करने की जरूरत है, जो सिखों को एक उत्पीड़ित जातीय और धार्मिक समूह के रूप में चित्रित करते हैं, जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। पंजाब भारत के संघीय प्रणाली के तहत एक राज्य है, जहाँ नियमित रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं और स्थानीय सिख महत्वपूर्ण पदों पर जीतते हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री और राज्य के अधिकांश कैबिनेट मंत्री सिख हैं। राज्य को भारतीय संविधान के तहत एक उचित मात्रा में स्वायत्ता भी प्राप्त है। पंजाब ऐतिहासिक रूप से एक समृद्ध कृषि राज्य के रूप में जाना जाता है। ने राजनीतिक और भौगोलिक बदलावों का सामना किया है। भारतीय पंजाब की वर्तमान सीमाएं 1966 में पंजाबी सूबा आंदोलन के परिणामस्वरूप निर्धारित की गई थी, जिसका उद्देश्य एक ऐसा राज्य बनाना था जहां पंजाबी भाषी सिख बहुसंख्यक हों। आज राज्य की जनसंख्या लगभग 58% सिख और 39 पंजाबी हिंदू है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हाल ही में किए गए एक सर्वे के अनुसार पंजाब में 93% सिख भारतीय होने पर गर्व महसूस करते हैं, जो इस धारणा को चुनौती देता है कि अधिकांश स्वतंत्र खालिस्तान की इच्छा रखते हैं। बहुत से सिख भारत के सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक ताने बाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ये मिथक खारिज करते हैं कि स्वतंत्र खालिस्तानी बेहतर अवसर प्रदान करेगा। खालिस्तान आंदोलन की बुनियाद को भौगोलिक और भू राजनीतिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर देखा जाना चाहिए। यदि स्वतंत्र खालिस्तान को वास्तविकता में लाया जाता है तो ये आंतरिक कृषि देश होगा, जो भारत और पाकिस्तान से परमाणु संबंध शक्तियों से घिरा होगा। ये हम कर्नाटक के बारे में बात करें। दक्षिण कन्नड़ जिले के कट्टीपल्ला शहर और बंटवाल क्रॉस रोड में धार्मिक स्थलों में पथराव और 2 समूहों के बीच झड़प की घटनाओं के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। पुलिस ने जानकारी दी है। ये दोनों घटनाएं पिछले सप्ताह मांड्या जिले में भगवान गणेश की मूर्ति के विसर्जन की शोभा यात्रा के दौरान भड़की हिंसा के बाद हुई।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने के आरोप में पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया है, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उधर विश्व हिंदू परिषद में बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मांड्या जिले के नागमंगला में 11 सितंबर को गणेश प्रतिमा के विसर्जन जुलूस पर पथराव की घटना के विरोध में सोमवार को यहाँ विरोध प्रदर्शन किया। आरोपित पर सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने बताया कि मंगलूर तहसील के कट्टीपल्ला कस्बे में पथराव की घटना व विवाद देर रात लगभग 9:30 बजे हुई, लेकिन त्वरित कार्रवाई करके स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। इलाके में किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। उन्होंने बताया कि इस घटना में धार्मिक स्थल की खिड़कियों के शीशे टूट गए। पुलिस के मुताबिक कथित पत्थरबाज 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 75 से सटे बंटवाल तालुक के बीसी रोड कस्बे में सोमवार सुबह सोशल मीडिया मंचों पर 2 समूहों के बीच भड़काऊ बयान पोस्ट किए जाने के बाद तनाव व्याप्त हो गया। अधिकारियों ने कहा कि बंटवाल नगरपालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद शरीफ के एक वॉइस मैसेज के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग बड़ी संख्या में जमा हुए। उन्होंने कहा कि शरीफ ने विप नेता शरण पावेल को चुनौती दी थी कि ईद ए मिलाद के जुलूस के दौरान उनके सामने आकर दिखाएं। दक्षिण कन्नड़ जिला पुलिस ने कहा कि इसके बाद एहतियातन बंटवाल के पूर्वी हिस्से में उप्पिनगड़ी और पश्चिमी हिस्से में मंगलुरु में गश्त तेज कर दी गई। पुलिस के साथ शरीफ और बंटवाल नगरपालिका के पार्षद मोहम्मद हसनैन के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि पंपवेल और बजरंग दल के नेता पुनीत अट्टावर के खिलाफ भी भड़काऊ बयान देने का मामला दर्ज किया गया है। बीसी रोड पहुंचे पंपवेल ने कहा कि उन्होंने शरीफ की चुनौती को स्वीकार किया है। हजारों हिंदूवादी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आए हैं। सोशल मीडिया मंचों पर लगातार नजर रखी जा रही है। मंगलूर पुलिस भड़काऊ बयान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और मंगलूर पुलिस आयुक्त अनुपम अग्रवाल पहले इस बारे में चेतावनी दे चुके हैं। इस बीच पुलिस महानिरीक्षक अमित सिंह ने प्रदर्शनकारियों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। इस बीच मुस्लिम युवाओं ने ईद ए मिलाद के तहत बीसी रोड पर मोटरसाइकिल रैली निकाली। इससे पहले बजरंग दल और अन्य हिंदूवादी संगठनों के नेताओं ने इलाके में 3 घंटे तक प्रदर्शन किया था। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।